नमस्कार दोस्तों, देखिए आज के वीडियो में हम लोग दूसरी हरित क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। जो एक और हरित क्रांति आई थी 2006 में, वो वाली हरित क्रांति, और एक सदाबहार हरित क्रांति। और उसके बाद मैं आप लोग को और हरित क्रांति के घटक, तो हरित क्रांति का जो घटक है वो मैं आपको बताया था 2017 के पेपर में, वो वाला हरित क्रांति के घटक कौन कौन से हैं करके आ चुका है। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोग के लिए, क्योंकि मैं आपको हरित क्रांति के अलावा भी जो जो क्रांति चल रही थी भारत में आज तक हुई है उनका और वो क्रांति किससे संबंधित है, वो सब चीज़ें भी मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। जो एडीओ में तो ये पेपर घटक वाला क्वेश्चन जो है वो आया ही हुआ है, जो मैं जो और क्रांति बताऊंगा वो अलग अलग व्यापम के पेपर्स में आ चुका है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो एडीओ के पेपर के दृष्टिकोण से भी उस पेपर में भी आ सकता है। तो आज का वीडियो आप लोग अच्छे से देखकर नोट करिएगा। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए सदाबहार हरित क्रांति। सदाबहार हरित क्रांति क्या थी? देखिए, जो पहली हरित क्रांति थी, ठीक, वो हरित क्रांति से पर्यावरण को क्षति पहुंच रही थी, क्योंकि जो उर्वरक जो है वो बहुत से अधिक मात्रा में प्रयोग किए जाने थे। जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये आपको बताया हूँ, ये मृदा में जाके ये बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करोगे आप, तभी उस बीज का विकसित होगा। HYV बीज जो इन्वेंट किया था नॉर्मन बोरलॉग ने, वो बीज तभी विकसित होगा जब उसमें उर्वरक, जो फर्टिलाइजर्स आप यूज करेंगे वो ज्यादा मात्रा में आप यूज करेंगे, तभी यूज होगा। अब जब ज्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो आपको ह्यूमन इंपैक्ट, तो मैं पिछले में बता चुका था कि जो शरीर पे है, स्वास्थ्य पे है, तो वो तो निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा ही। मृदा की उर्वरक क्षमता भी डाउन होगी, और मृदा की उर्वरकता क्षमता डाउन होगी अगर, तो क्या होगा? मृदा प्रदूषण होगा। मृदा प्रदूषण होगा मतलब वो जगह जो है वो अनुपजाऊ हो जाएगी, उसमें पेड़ पौधे नहीं उगेंगे, और पेड़ पौधे कम उगेंगे, इसका मतलब सीधा सीधा उसका इंपैक्ट किस पे जाएगा? पर्यावरण, मतलब इन्वायरमेंट पे, है ना। तो पर्यावरण पे दुष्प्रभाव उस पर दिखाई देने लगा था। ठीक है, तो उसको दूर करने के लिए MS स्वामीनाथन के द्वारा सदाबहार हरित क्रांति इंट्रोड्यूस की गई। इसका उद्देश्य था उत्पादकता में वृद्धि केवल उन्हीं उत्पादों की होनी चाहिए जो पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित हों। जैसे कि धान ज़्यादा उपयोग हो रहा है तो धान का उत्पादकता बढ़ाया था, लेकिन धान जो था, एथिलीन गैस रिलीज होती है धान की खेत से, तो उसमें क्या होता है, अब जब गैस रिलीज होगी वो भी एक तरीके से पर्यावरण को क्षति पहुंचाती है। तो उस तरीके से पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित, आर्थिक रूप से अच्छी ऐसी बीजों का ही, उसी उत्पादों का वृद्धि होना चाहिए जो ज़्यादा क्या करे, वैल्यूबल हो, ज़्यादा पैसे में बिके, आर्थिक रूप से सक्षम बनाए लोगों को, और अच्छी सामाजिक रूप से टिकाऊ हो, मतलब सोशली भी क्या हो, सामाजिक रूप से भी वो टिकाऊ हो। तो इस तरीके से ऐसे बीजों का इन्वेंट करने के लिए, ऐसे चीज़ों पे फोकस करने के लिए, उसी उत्पादों के उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए सदाबहार हरित क्रांति लाई गई। इसके प्रणेता कौन थे? MS स्वामीनाथन थे। इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इतना सफिशियंट है। ठीक, दूसरी हरित क्रांति, सतत हरित क्रांति, चिर हरित क्रांति। दूसरी हरित क्रांति को देखते हैं। दूसरी हरित क्रांति का ही दूसरा नाम है सतत हरित क्रांति, और उसी का और एक नाम है चिर हरित क्रांति। इसका 3 नाम है। ठीक है, दूसरा हरित क्रांति का इसको पूछ सकता है, दूसरी हरित क्रांति को किस नाम से जाना जाता था? तो सतत हरित क्रांति और चिर हरित क्रांति। इसको APJ अब्दुल कलाम ने लाया था। इसके थे APJ अब्दुल कलाम का एक बहुत प्रसिद्ध नारा था, जय जवान जय किसान, और जय विज्ञान उन्होंने जोड़ा था। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था ये नारा, इंडियन हिस्ट्री में पूछता है इसको। तो जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री का नारा था, और उसमें जय जवान जय किसान जय विज्ञान जोड़ने वाले थे कौन? APJ अब्दुल कलाम। जय विज्ञान जोड़ने के लिए APJ अब्दुल कलाम का नारा था। इनका उद्देश्य क्या था दूसरी हरित क्रांति के लाने का? प्रयोगशाला से भूमि तक। देखिए, आप उनका 2 फोकस था। एक तो आप इन्वेंट करिए ऐसी चीज़ें जो नॉर्मन बोरलॉग ने इन्वेंट की, उस तरीके के कोई नए सीड्स, कोई नए बीज जो दलहन तिलहन के लिए, तो हरित क्रांति का जो प्रभाव था वो दलहन तिलहन अन्य फसलों पर तो था नहीं, किसके बीच पे था? गेहूँ, धान, मक्का, वो सब चीज़ पे था। तो और भी चीज़ें आप लोग रिसर्च करिए भारत में, और प्रयोगशाला में रिसर्च करके, ऐसा नहीं कि प्रयोगशाला में, उसको फ्लोर तक लाना है, प्रयोगशाला से भूमि तक, लैब टू लैंड, इसका उद्देश्य था। समझ गए? नई चीज़ों को, ये तो हमेशा APJ अब्दुल कलाम सर जो थे वो विज्ञान को, साइंस को, इन्वेंशन को बढ़ावा देने वाले इंसान थे। ठीक है, तो उन्होंने इस क्षेत्र में भी बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसको इन्वेंट किया था, मतलब इसको लाया था मृदा से बाजार तक, है ना, मृदा से बाजार तक, प्रयोगशाला से भूमि तक। उद्देश्य इसका पूछा जा सकता है दूसरी हरित क्रांति का, याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट है। उस समय प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह।
सम्मेलन अक्टूबर 2006 में कोयम्बटूर में सम्मेलन हुआ था और इसी में इस दूसरी हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी अक्टूबर 2006 में। तो ये डेट भी याद रखना। और इसका सुझाव दिया था MS स्वामीनाथन ने। ये बोला था कि हम लोग भी ऐसी कुछ चीज़ें इन्वेंट करते हैं, कुछ चीज़ें लाते हैं और क्या करते हैं, प्रयोगशाला से उसको फ्लोर पे लाके इसको उतारते हैं करके। तो 2006 में क्या किया गया था, दूसरी हरित क्रांति, सतत हरित क्रांति या चिर हरित क्रांति। और इसका नामकरण करने वाले, ये दूसरी हरित क्रांति, सतत हरित क्रांति, चिर हरित क्रांति, नाम देने वाले भी कौन थे, ये थे MS स्वामीनाथन। ठीक है, चिर मतलब चिर स्थायी बोलते हैं ना, लंबे समय तक स्थायी रहने वाला, तो वैसी चिर का मतलब वही होता है। सतत मतलब कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये जो नाम देने वाले थे वो भी कौन थे, MS स्वामीनाथन थे। याद रखिएगा इसको, दूसरी हरित क्रांति को, इंपॉर्टेंट है ये भी। अब देखो मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताने जा रहा हूँ, हरित क्रांति के घटक, जो कि 2017 के पेपर में आ चुका है। तो मैं आपको टोटल 10 घटक बताऊंगा, इसमें से 4 ठो को दिया था। ठीक है, तो याद रखना इसको, 10 घटक को, जितने भी घटक हैं हरित क्रांति के, वो सबको बता के मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोग नोट करते जाइएगा। पहला, बीजों का अधिक उपज देने वाली किस्में, मतलब HYV सीड्स, हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम जो चलाया गया था उसी के तरह ये बीज का इन्वेंट किया गया था कि नहीं, तो HYV सीड्स। तो ऐसी बीजों का उत्पादन करना इसका उद्देश्य था। घटक को एक तरीके से उद्देश्य के रूप में ले सकते हो आप, उसका घटक है ना, उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ों को शामिल किया गया था, क्या क्या कंपोनेंट्स को शामिल किया गया था हरित क्रांति के अंतर्गत, उसी में पता चल रहा है। तो बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्मों का उत्पादन करना, आविष्कार करना, HYV बीज का। दूसरा, सिंचाई सुविधा प्रॉपर फॉर्म में उपयोग कराना, क्योंकि ये HYV बीज मैंने आपको बताया था कि जब तक सिंचाई सुविधा प्रॉपर अच्छे तरीके से उपलब्ध नहीं है, HYV बीज काम नहीं करेगा। सिंचाई 50% से ज़्यादा सिंचाई होनी चाहिए, अच्छी सिंचाई होनी चाहिए, तभी ये बीज जो है वो उत्पादक होगा। 2 चीज़ें चाहिए इसके लिए, एक अच्छी सिंचाई और दूसरा अच्छे उर्वरकों का प्रयोग। तो ये था सिंचाई सुविधा का अच्छा उपयोग। ठीक, तीसरा, कीटनाशकों का प्रयोग। कीटनाशक और उर्वरक को इसी में जोड़ लेना। ठीक है, एक अलग पॉइंट बना के भी आप लिख सकते हो, कीटनाशक और उर्वरकों का प्रयोग, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये सब का उपयोग। ठीक है, NPK बोलते हैं इसको, याद रखना, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। यूरिया, और जो भी आप जब जानते होंगे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग, जो खाद जो इसमें उपयोग किया जाता था, उर्वरक और कीटनाशक, है ना, इन दोनों का भरपूर मात्रा में प्रयोग, तभी वो HYV बीज जो है वो उपज उसकी ज़्यादा होगी, पैदावार ज़्यादा होगी और वो उगेगा ठीक से। तो कीटनाशकों का प्रयोग इसका घटक था। चौथा, जोतों का समेकन, इसको ध्यान से समझना। देखो, जो नॉर्थ ईस्ट, जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, ये सब का जो एरिया था, नॉर्थ ईस्ट एरिया, जो छत्तीसगढ़ का 7 सीज जिसको बोलते हैं, उसमें किसानों के पास जोत जो थे वो छोटे आकार के जोत थे। वहाँ बड़े किसान नहीं पाए जाते थे, अब भी नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि जोत की मतलब उसका जो आकार था कृषि क्षेत्र का वो कम था बहुत। ठीक है, मतलब ज़्यादा बड़ा लैंड नहीं था, छोटा छोटा ज़मीन था। तो उसको जोतों को एक करके एक बड़ा ज़मीन क्रिएट करना और उसमें फिर उसको क्या करना, लगाना इस सीड्स को, और उसमें उत्पादन में बढ़ोतरी हो। जोत जो है वो छोटा छोटा नहीं होना चाहिए, बड़े जोत रहने चाहिए। तो जोतों का समेकन, तो नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में क्या किया गया, जोत को एक करके बड़ा एक क्षेत्र डेवलप किया गया कृषि के लिए, और उसके बाद उसमें HYV सीड्स को उपयोग किया गया। तो जोत का समेकन मतलब जोतों को एक साथ करके बड़ा करना, यह भी इस क्रांति का उद्देश्य था, मतलब घटक था, कंपोनेंट था। पांचवा, भूमि सुधार। भूमि सुधार के अंतर्गत ही यही आ जाता है, ऐसी भूमि को थोड़ा सा उत्पादकता वाली भूमि को में कन्वर्ट करना जिसमें उत्पादकता ऑलरेडी कम है, भूमि का सुधार करना, जोत का एकीकरण करना, थोड़ा बड़ा जोत क्रिएट करना, है ना, वो सब चीजें किसमें आ जाती हैं, भूमि सुधार के अंतर्गत आ जाती हैं। तो वो भी इसका एक कंपोनेंट था। छठवां है कृषि ऋण की आपूर्ति। मतलब भाई आप सिर्फ HYV सीड्स जो है वो हाई यील्ड वैरायटी वाली सीड्स उपलब्ध कराने से, बीज उपलब्ध कराने से बस थोड़ी हो जाता है। किसानों को उस बीज को लगाने के बाद उसको रुपाई का खर्चा लगता है, उसके बाद फिर उसको कटाई का खर्चा लगता है, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई प्राकृतिक आपदा आ गया तो फिर उसके लिए फिर बीमा भी लगता है। तो वो सब चीज़ें भी तो साल भर रख रखाव करेंगे, तब तो उसको काटेंगे तो बेचेंगे तो पैसा मिलेगा ना। तो साल भर के रख रखाव के लिए क्या करते हैं किसान जो रहते हैं, ऋण लेते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, कृषि ऋण कहा जाता है। तो उनको ऋण की उपलब्धता कराना, उनको ऋण अवेलेबल कराना, उनको ऋण की आपूर्ति करना भी इस क्रांति का एक कंपोनेंट था, उसमें भी इसको शामिल किया गया था। यह है कृषि ऋण की आपूर्ति। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। सातवां है ग्रामीण विद्युतीकरण। देखो पानी की ज़रूरत बहुत थी, मैं आपको बताया इसमें। तो पानी की ज़रूरत जब बहुत ज़्यादा थी तो क्या करना है, ग्रामीण क्षेत्रों में आप इलेक्ट्रिफिकेशन जब करेंगे, जब
वहाँ पर पहुँचाएंगे, खंभे के माध्यम से बिजली पहुँचाएंगे, तब तो वहाँ पंप सेट चलेगा। पानी की खपत ज़्यादा मतलब आप वर्षा पे के जल पे निर्भर नहीं रह सकते। ये लोग केवल वही जल इंपॉर्टेंट नहीं था, कई साल ज़्यादा वर्षा हो रहा है, कुछ साल कम पड़ रहा है तो अकाल पड़ गया, तो इन सब बीजों को लगातार और अधिक मात्रा में क्या था, पानी की ज़रूरत थी, इसलिए इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया जाए वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में। तब अब आप अगर कहीं आपके पास पानी है, पंप है, बोर है, तब फिर क्या कर सकते हैं, किसी भी समय पानी दे सकते हैं। तो ग्रामीण बोर किससे चलेगा, विद्युतीकरण से चलेगा, तो ग्रामीण विद्युतीकरण भी इसका इसीलिए एक कंपोनेंट के रूप में इसमें ऐड किया गया। ठीक है, 7 हो गया। 8वां देखिए, ग्रामीण सड़कें और विपणन। ग्रामीण सड़कें, इसका मतलब आपको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बताया था मैं आपको इसका एडवांटेज। देखो ग्रामीण विकास जब मैं पढ़ाया था तो देखो इसमें क्या होता है, ग्रामीण सड़कें, गांव में सड़कें बनेंगी तो सड़कों से क्या होगा, आवाजाही आसान होगी, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन आसान होगा, शहर से कनेक्टिविटी मिलेगी, शहर के मार्केट का एक्सेस मिलेगा गाँव को। देखो किसान जो है वो प्रोड्यूस तो कर लेते हैं, लेकिन जो फैक्ट्री वहाँ पे लगी है, जो पास में शहर है, वहाँ अगर कहीं जाने आने में वहाँ रोड खराब है तो लोग वहाँ जाना पसंद नहीं करते। या किसान अगर उसको लेके शहर पे जा रहे हैं मार्केट पे, क्योंकि मार्केट तो गांव में रहता नहीं है, तो उस पर क्या रहता है, खर्चा भी ज़्यादा लगता है क्योंकि रोड खराब रहता है। ठीक है ना, तो अगर कहीं रोड को अच्छा कर दिया जाए तो किसानों को क्या मिलेगा, बाजार का इजी एक्सेस मिलेगा, फैक्ट्रियाँ भी गाँव के आसपास लगना चालू हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि फैक्ट्री जो है वो गाँव में भी लग सकती हैं, ताकि अगर गांव में अगर सड़क अच्छा है तो फैक्ट्रियों को गांव में क्या, भूमि सस्ते में मिलती है, तो गांव में फैक्ट्रियां लगेंगी, शहर में क्यों लगेंगी। गांव पे अच्छी सस्ती भूमि ले लिए, रोड तो अच्छा है ही, फटाक से सड़क पर शहर पहुंच गए मार्केट का एक्सेस लेने के लिए। तो सड़क से क्या मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से किसानों को फायदा है, क्योंकि प्रोडक्शन गाँव में होता है, उसके बाद फिर शहर जाता है। तो ग्रामीण सड़कों को सुदृढ़ करना और विपणन मतलब वही उन लोग को क्या अवेलेबल कराना, मार्केट का एक्सेस अवेलेबल कराना, उनको बेचने के लिए एक मंडी उपलब्ध कराना, ताकि वो आसानी से अपने प्रोडक्ट को बेच सकें, अपने फसलों को बेच सकें। तो ग्रामीण सड़कें और विपणन उपलब्ध कराना भी इसका एक कंपोनेंट था। 9वां फार्म मशीनीकरण। मशीनीकरण का इन द सेंस क्या हुआ, आपको कटाई, बोआई और भी और जो चीज़ें होती, मिंजाई, उन सब चीज़ के लिए मशीनीकरण अवेलेबल कराना। क्यों, क्योंकि उसमें जो किसान रहते थे उनको एक तो पैसा कम मिलता था, ऊपर से वो लोग क्या करते थे, टाइम ज़्यादा लगता था ये सब चीज़ करने में। मशीन के आ जाने से क्या है, 50 आदमी का काम एक मशीन कर दिया, जल्दी भी हो गया, पैसा भी कम लगा। तो इस तरीके से चीज़ करके मशीनीकरण भी इसका एक कंपोनेंट था इसीलिए। और 10वां है कृषि विश्वविद्यालय। कृषि विश्वविद्यालय में कृषि से संबंधित क्या है, एजुकेट करना लोगों को। मैं आपको बताया था हरित क्रांति जब चालू हुई तो क्या हुआ, हरित क्रांति का स्वास्थ्य पर निगेटिव इंपैक्ट क्यों पड़ा, क्योंकि लोग एजुकेटेड नहीं थे, लोगों के पास ये शिक्षा नहीं थी कि जो उर्वरक हमको डालना है वो उर्वरक को क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, मुंह को बांध के रखना है, हाथ में ग्लव्स लगाना है, ये सब चीज़ें लोगों को पता नहीं थी। एजुकेशन की कमी के कारण उसका अच्छी चीज़ें आप अभी इंप्लीमेंट करते हैं, कोई अच्छी योजना अच्छी नीयत के साथ भी लेके आए, लेकिन लोगों में अगर जागरूकता नहीं है, लोगों में अगर एजुकेशन नहीं है, तो वो अच्छा से अच्छा योजना भी धराशायी हो जाता है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। वही हुआ हरित क्रांति के साथ, उसका स्वास्थ्य पर निगेटिव इंपैक्ट पड़ा क्योंकि लोग एजुकेटेड नहीं थे, लोगों को शिक्षा नहीं दी गई थी, लोगों को ट्रेनिंग नहीं दिया गया था उर्वरकों को कैसे डालना है। तो उसके लिए कृषि विश्वविद्यालय बनाया गया, कि कृषि से संबंधित पढ़ाई की जा सके। और यहाँ पर क्या रहता था, लैब रहता था, तो उससे रिसर्च से संबंधित भी, वहीं पे आप पीएचडी करोगे तो उसमें भी आप जिस तरीके से नॉर्मन बोरलॉग ने बनाया उस तरीके से हमारे भारत में भी कोई अच्छा सा इन्वेंट होता रहे, कृषि क्षेत्र बढ़ता रहे, हमारे देश में इन्वेंट हो, बाहर जाए एक्सपोर्ट करें हम लोग, तो उसके लिए क्या बनाया गया, कृषि विश्वविद्यालय बनाया गया। तो ये भी उसका एक कंपोनेंट था। तो 10 कंपोनेंट को आपको याद रखना है। आया चार्ट हुई था, लेकिन मैं सबको आपको यहाँ पर ला के बता दिया हूँ, इसको ध्यान में रखना। ठीक, अब यहाँ पर आपका हरित क्रांति जो है वो पूरी तरीके से खत्म होता है। अब मैं आपको बाकी जो क्रांति और चली है भारत में उसको, और वो किस उद्देश्य से चली थी, उसमें क्या उत्पादन किया जाना उसका उद्देश्य था, वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इसको भी नोट करके रखना, ये पेपर में आता है। तो भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित थी, नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित थी, पीली क्रांति का उद्देश्य तिलहन उत्पादन था, लाल क्रांति का उद्देश्य टमाटर और मांस उत्पादन था, बादामी क्रांति का उद्देश्य मसाला उत्पादन था, स्वर्णिम क्रांति का उद्देश्य बागवानी, बागवानी का मतलब फल फूल सब्जी ये सब उत्पादन था। ठीक, रजत क्रांति का उद्देश्य अंडा उत्पादन था, इंद्रधनुषी क्रांति का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में 4% विकास दर लाना, कृषि क्षेत्र एग्रीकल्चर सेक्टर में विकास लाना 4%, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन और गोल क्रांति आलू उत्पादन। अब इसको आप अपने ट्रिक से भी याद रख सकते हो। भू, इसमें ऊ आ रहा है कि नहीं, भू में क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है, तो उर्वरक उत्पादन। नीली क्रांति तो नीम, नीम का पेड़ होता है कि नहीं, तो नी से याद रखेंगे, म से मछली उत्पादन या मत्स्य उत्पादन। पीली क्रांति पति, इस तरीके से याद रख सकते हो, प से
पीली क्रांति और ती से तिलहन उत्पादन। लाल क्रांति, लाल टमाटर लाल रहता है और मांस भी लाल रहता है, तो दोनों इस तरीके से। बादामी क्रांति, बाम, झंडू बाम लगाते हो कि नहीं, सिर दर्द करता है तो बाम, तो बादामी क्रांति मसाला उत्पादन। स्वर्णिम क्रांति बागवानी को बढ़ावा, इस तरीके से अपने तरीके से आप ट्रिक बना सकते हैं। रजत क्रांति अंडा उत्पादन। इंद्रधनुषी क्रांति कृषि क्षेत्र में 4% विकास। गुलाबी क्रांति तो झींगुर, तो झींगा उत्पादन किससे, गुलाबी क्रांति से संबंधित है। गोल क्रांति आलू, गोल रहता है तो गोल क्रांति आलू उत्पादन। तो इस तरीके से इसको थोड़ा ट्रिक से भी याद रख सकते हो, अपने तरीके से बना सकते हो, जितना मैं बताया उसको ध्यान रखना। तो इस तरीके से आपका हरित क्रांति जो है मैंने पूरा डिटेल में कवर करवाया है। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने का मेरे हिसाब से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इससे ज़्यादा हरित क्रांति से संबंधित कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी करके। मैंने जितने भी जगह से कलेक्ट हो पाया प्रामाणिक सोर्स से आपके लिए अवेलेबल करा रहा हूँ। डॉक्यूमेंट जो है, कंटेंट जो है, बहुत मेहनत लग रहा है इसके लिए। आप लोग उस चीज़ को समझिए। उम्मीद है आप लोग इस चीज़ को समझ रहे होंगे और इस चीज़ को समझ के आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरा सपोर्ट करिए। आप अगर सपोर्ट करेंगे तो मैं और बेहतर कंटेंट लाने के लिए आप लोगों के लिए मेहनत करूंगा और मेहनत कर भी रहा हूं। ठीक है, तो आप अपने फ्रेंड्स में जितने भी फ्रेंड्स हैं उसमें भी शेयर करिए और उनके सपोर्ट करने का आग्रह करिए। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो श्वेत क्रांति हम लोग स्टार्ट करेंगे और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके पशुधन और उससे तरीके से शानदार तरीके से हम लोग आजीविका खत्म करने वाले हैं। निश्चिंत रहिए एकदम आप सब और चैनल से जुड़े रहिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।